हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक हमने 3 सेट को सॉल्व किया है होम साइंस के। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 4 को। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार है? इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ साफ तरल आहार के अंतर्गत आएगा? दाल, मूंग की खिचड़ी, फलों का रस या फिर मैंगो शेक? तो इनमें से फलों के रस को साफ तरल आहार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? कैलोरी की, जल की, खनिज लवण की या फिर इनमें से कोई नहीं? क्षय रोग के रोगी के भोजन में खनिज लवण की मात्रा काफी ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? हमारे शरीर में कुल कितने जोड़ होते हैं? तो सही जवाब है 2 जोड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सबको पता होगा हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो उनके शरीर में 275 से 300 हड्डियां तक हो सकती हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 24, 12, 14 या फिर 8? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। हमारे चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? ध्रुवाग्र, कब्जेदार, फिसलने वाली या फिर खूंटीदार? कोहनी में जो जोड़ पाया जाता है उसे हम कौन सा जोड़ कहते हैं? तो सही जवाब है, कोहनी में कब्जेदार जोड़ पाया जाता है, जिसे हिंज संधि भी कहा जाता है, जो कि एक निश्चित दिशा में घूमता है, चारों दिशा में घूमने के लिए आजाद नहीं होता है। ऐसे जोड़ को हिंज जोड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं? 6, 8, 12 या फिर 10? तो मानव मेरुदंड में कुल 12 कशेरुक पृष्ठ होती हैं। तो सही जवाब है 12। क्वेश्चन नंबर 8 है, घुटना किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? गेंद या गड्ढा संधि, चूलदार संधि, कीलदार जोड़ या फिर फिसलने वाला जोड़? तो घुटने में जो संधि पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं चूलदार जोड़। क्वेश्चन नंबर 9 है, खूंटी संधि कहाँ पाई जाती है? कंधे में, कोहनी में, खोपड़ी में या फिर घुटने में? तो सही जवाब है, खूंटी संधि कोहनी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अचल संधि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, कलाई में, घुटने में या फिर कोहनी में? अचल संधि ऐसी संधियों को कहा जाता है जो हिलती डुलती नहीं है। तो हमारी खोपड़ी में जो भी हड्डियों के जोड़ हैं वो हिलते नहीं है, इसलिए उन्हें अचल संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 28, 20, 30 या फिर 24? तो हमारे शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। 12 जोड़ी का मतलब है 24। 12 जोड़ी का मतलब है 24 पसलियां होंगी। तो 12 जोड़ी हो जाएगा 24। तो सही जवाब है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड्डियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? प्रोटीन, सोडियम, वसा या फिर कैल्शियम? हमारी हड्डियां कैल्शियम के कारण मजबूत होती हैं। तो सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी याद रख सकते हैं, फास्फोरस के कारण भी हड्डियां मजबूत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 33, 36, 39 या फिर 40? तो हमारे मेरुदंड में कुल 33 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो इसके लिए आप ध्यान कर लें, हमारी
खोपड़ी में दो भाग होते हैं, पहला भाग हो गया चेहरा और दूसरा भाग हो जाता है कपाल, जिसे हम माथा कहते हैं। चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं और माथे में कुल 8 हड्डियां, तो 14 और 8 ये मिलके हो जाएंगी 22। तो खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां हैं, जिसमें 14 हड्डी चेहरे में है और 8 हड्डी कपाल में है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? पेशी, ऊतक, कोशिका या फिर रक्त? तो हमारे शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिससे पूरा शरीर बनता है उसे हम कहते हैं कोशिका। कोशिका को मानव शरीर की सूक्ष्मतम और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। पूरे शरीर का निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंधे में किस प्रकार की संधि होती है? खूंटीदार, परयाण, गेंद और प्यालेदार या फिर कब्जा संधि? तो कंधे में गेंद और प्यालेदार संधि होती है, जिससे हाथ चारों दिशाओं में घूम सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? 22, 24, 26 या फिर 28? रीढ़ की हड्डी में कुल 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊपरी बाहु की अस्थि कैसी होती है? अंशफलक, प्रगंडिका, बहिप्रकोष्ठिकास्थि या अंतः प्रकोष्ठिकास्थि? तो ऊपरी बाहु की हड्डी होती है अंशफलक। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? रीढ़ में, पैर में, हथेली में या फिर कपाल में? तो अभी हमने आपको बताया था कि खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 14 हड्डी होती हैं चेहरे में और 8 हड्डी होती हैं कपाल में। तो कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं, चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं और खोपड़ी में 22 हड्डी, खोपड़ी में होती है 22 हड्डी। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। रीढ़ में पाई जाती हैं 33 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन डी और कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और प्रोटीन, विटामिन डी और प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम? तो हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर निर्माणक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा? तो इनमें से प्रोटीन को शरीर निर्माणक तत्व कहा जाता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्य करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलता है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं और विटामिन हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य है विटामिन का। क्वेश्चन नंबर 22 है, अस्थियों के टूट जाने को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में जब हड्डियां टूट जाती हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अस्थि विस्थापन, अस्थि भंग, पचड़ी अस्थि भंग या फिर अस्थि निष्क्रमण? हमारे शरीर में अस्थियों के टूटने को अस्थि भंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोच आने पर किसका प्रयोग किया जाता है? डेटॉल, आयोडेक्स, सेवलॉन या फिर कोल्ड क्रीम? मोच आने पर हम लोग आयोडेक्स या फिर मूव या फिर ओमनी जेल इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांध सकते हैं? खोपड़ी और पसली, टांग और अग्रबाहु, जांग और कूला, कंधा व घुटना? तो हम लोग खोपड़ी और पसलियों की हड्डी यदि टूट जाए तो उसमें खपच्ची नहीं बांध सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोच की पहचान क्या होती है? पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव या फिर इनमें से सभी? मोच की पहचान होती है कि पीड़ा होती है, सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव। तो सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अस्थि भंग का लक्षण क्या है? सूजन आ जाना, दर्द होना, अंग निष्क्रिय होना या फिर सभी? तो अस्थि भंग में सूजन भी आती है, दर्द भी होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 है, अस्थि निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? हड्डियों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या फिर आयरन? हड्डियों के लिए कैल्शियम, कैल्शियम के साथ फास्फोरस, इन्हीं की आवश्यकता होती है। हमारी हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, CA3PO4 होल ट्वाइस, तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हंसुली की पट्टी भंग होने पर क्या बांधेंगे? सेंट जॉन्स झोल, लंबी पट्टी, पतली पट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। हंसुली कहते हैं गले की हड्डी है और वो टूट जाती है तो गल पट्टी बांधी जाती है, तो सही जवाब है सेंट जॉन्स झोल को बांधा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि अस्थि हड्डी एक स्थान से ज्यादा स्थान पर टूट जाए तो इस अस्थि भंजन को हम क्या कहेंगे? यदि हड्डी कई स्थानों से टूट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुखंडी, कच्चा, संयुक्त या फिर साधारण? तो ऐसी स्थिति में उसे हम बहुखंडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्जक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में पाया जाता है? सल्क स्तर, प्रारोही स्तर, कणमय स्तर या फिर शुभ्र स्तर? तो वर्जक पदार्थ मेलानिन ये त्वचा के प्रारोही स्तर में पाया जाता है, जिसे अंकुरण स्तर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मांसपेशियों की मजबूती किसके कारण होती है? लौह तत्व, प्रोटीन, सोडियम या फिर कार्बोहाइड्रेट? हमारी मांसपेशियां प्रोटीन से मजबूत होती हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 32 है, अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यदि हड्डी टूट जाए और बहुत ज्यादा खून बह रहा हो तो ऐसी स्थिति में हम बर्फ का प्रयोग करते हैं खून को रोकने के लिए, तो सही जवाब है बर्फ लगाकर खून को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अवस्था में कूल्हे की अस्थि भंग अधिक होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? कूल्हे की हड्डियां सबसे अधिक टूटती हैं वृद्धावस्था में। क्वेश्चन नंबर 34 है, मांसपेशियों में अस्थि भंग का क्या कारण है? मांसपेशियों में अस्थि भंग होने का कारण क्या होगा? सूजन, दर्द, अंग निष्क्रिय या फिर इनमें से सभी? तो मांसपेशियों में यदि अस्थि भंग होता है तो सूजन होगा, दर्द होगा, अंग निष्क्रिय हो जाएगा, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन से अस्थि भंजन में खपच्चियों का प्रयोग कर सकते हैं? किस अंग की हड्डी टूट जाए तो हम खपच्ची बांध सकते हैं? जैसे मान लेते हैं ये किसी का पैर है और ये पैर है, यहाँ से हड्डी टूट जाए तो हम यहाँ पर लकड़ियों का सहारा देख के बांध देते हैं ताकि हड्डियां आसानी से जुड़ जाए, तो इसी को खपच्ची कहा जाता है। तो ये हम लोग टांग की हड्डियों में आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक स्वस्थ वयस्क 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 15 से 17 बार सांस हम लोग 1 मिनट में ले सकते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर सही जवाब होगा 14 से 15 बार। 14 से 20 बार ज्यादा हो जा रहा है, तो 10 से 20 बार बहुत कम और ज्यादा है, 25 बार बहुत ज्यादा है, तो 14 से 15 बार यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। सही से हम लोग को 15 से 17 बार टिक करना चाहिए, पर अभी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम 14 से 15 बार टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा अंग है? फेफड़ा, आमाशय, खोपड़ी या फिर हृदय? तो हम लोग को सांस लेने में सहायक होते हैं फेफड़ा, तो सही जवाब है फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 38 है, फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? फेफड़े में रक्त कौन सी नलिका ले जाती है? रक्त कोशिका, फुफ्फुस धमनी, शिरा या फिर वायु कोशिका? तो फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए जाता है फुफ्फुस धमनी से। फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़े में ले जाती है शुद्ध होने के लिए, और जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो उसे वापस हृदय में ले आती है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा रक्त को शुद्ध होने के बाद ले आती है और फुफ्फुस धमनी रक्त को शुद्ध होने के लिए ले जाती है, तो दोनों में अंतर है। फेफड़े में रक्त को ले जाएंगी फुफ्फुस धमनी और फेफड़े से वापस लेके आएंगे फुफ्फुस शिरा।
तो यहाँ पर सही जवाब है फुफ्फुस धमनी रक्त को शुद्ध होने के लिए ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? कौन सा पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? आम का पेड़, आंवला, पीपल और नीम का पेड़ या फिर गुलाब का पेड़? तो इनमें से पीपल और नीम का पेड़ हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? 1, 4, 2 या फिर अनेक? तो हम लोग के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। हमारे श्वसन तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है, एक फेफड़ा होता है बाईं ओर और एक फेफड़ा होता है दाईं ओर। तो 2 फेफड़े हमारे शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यकृत में, फेफड़े में, वृक्क में या फिर हृदय में? तो ऑक्सीजन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़े में। फेफड़े में जो पाई जाती है वायु कूपिका, फेफड़े में वायु कूपिका पाई जाती है, इन्हीं में रक्त से ऑक्सीजन घुलता है। तो वायु कूपिका को हम लोग फेफड़े की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नाक, फेफड़ा, यकृत या फिर श्वास नली? तो इनमें से नाक, फेफड़ा और श्वास नली ये श्वसन तंत्र के भाग हैं, लेकिन यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो सही जवाब है श्वसन तंत्र का भाग यकृत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? आहार नाल, हृदय, फेफड़ा और यकृत? तो हमारा रक्त जो है वो फेफड़े में शुद्ध होता है, फेफड़े के साथ किडनी, किडनी जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं, यहाँ पर भी रक्त शुद्ध होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? फेफड़े में रक्त में ऑक्सीजन घुलता है, किडनी और वृक्क से हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया आदि अलग होते हैं। तो दोनों बात ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है वायु कोश कहाँ पाया जाता है? श्वास नली, हृदय, फेफड़ा या फिर वृक्क? तो सही जवाब है वायु कोश फेफड़े में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मानव शरीर में कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहयोग करता है? हृदय, यकृत, फेफड़ा या फिर वृक्क? तो इनमें से फेफड़ा, फेफड़ा हमें सांस लेने में सहायक होता है। हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना अर्थात पूरे शरीर में भेजना और वापस लाना। वृक्क का काम होता है रक्त से हानिकारक पदार्थों को अलग करना जैसे यूरिया आदि। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो है वो है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? नाक, हाथ, फेफड़ा या फिर मुख? तो इनमें से हाथ ये श्वसन क्रिया में सहायक नहीं है, हम मुख से सांस ले सकते हैं, नाक से भी, फेफड़ा भी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 47 है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर श्वसन क्रिया में जो गैस बाहर निकलेगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कहाँ होता है? डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थिभंग में या फिर इनमें से कोई नहीं? सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं डूबने पर। यदि कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसके फेफड़ों में भरे जल को निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कृत्रिम विधि से सांस हम लोग कब देते हैं? जल में डूब जाने पर, फांसी लगाने पर, मोच आने पर या जुकाम होने पर? कृत्रिम विधि से सांस दिया जाता है जल में डूब जाने पर। क्वेश्चन नंबर 50 है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का नाम क्या है? वह पदार्थ जो वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, रुधिर कणिका या फिर प्लाज्मा? इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है? हमारे रक्त में लाल लाल रंग के कण पाए जाते हैं, लाल कण जिन्हें हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बांधना,
तो ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर सही जवाब है हीमोग्लोबिन एक ऐसा भाग है रक्त का जो रुधिर में ऑक्सीजन को जोड़ता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो ये हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन जाने देगा और फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।